मैं जहर पीता रहा जिंदगी के हाथों से, ये और बात है मेरा बदन हरा न हुआ। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। बीजेपी के शासन में दोस्तों संविधान पर खतरा बरकरार है। यह बात बीजेपी को चुनावों में भारी पड़ी थी और अब भी इस धारणा का खौफ बीजेपी पर छाया हुआ है। इसीलिए शुक्रवार को मोदी सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। 25 जून 1975 को ही आप याद कीजिए कि इंदिरा गांधी ने देश में फैली अराजकता के खिलाफ और उसके कारण आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी थी, फैसला ले लिया था, जिसे बीजेपी अब अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में ऐसा फैसला लेने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आपातकाल की जानकारी तो उन्हें 2014 में भी थी और 2019 में जब सरकार में आए तब भी थी, लेकिन तब मोदी ने संविधान को बचाने की ऐसी ललक क्यों नहीं दिखाई। इस सवाल का सीधा जवाब यह है दोस्तों कि पहले के दोनों कार्यकालों में मोदी बीजेपी को मिले बहुमत से काम चला ले रहे थे और इसी बहुमत के घमंड में बीजेपी नेता संविधान बदलने की बात करने लगे थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बीजेपी बहुमत नहीं बल्कि बैसाखियों के सहारे सत्ता में है और अब तो उपचुनावों के नतीजों ने भी बता दिया है कि बीजेपी पर लोगों का भरोसा टूट रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के आगे नरेंद्र मोदी एक बार फिर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी का राजनीतिक कद इतना अब बढ़ चुका है, इतना ऊंचा हो गया है कि उसकी बराबरी करने के लिए नरेंद्र मोदी अलग अलग किस्म की सीढ़ियां लगा रहे हैं, फिर भी कामयाब वो नहीं हो पा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ऊंचे सियासी कद की एक मिसाल शुक्रवार को फिर दे दी है, जब उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी समेत तमाम राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहीं नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की बराबरी करने की कोशिश में एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, जब उन्होंने देश को बताया कि अब से 25 जून संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी का यह फैसला राहुल गांधी को संविधान के मुद्दे पर जवाब देने की कोशिश में लिया गया है, यह साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो राहुल गांधी ही थे जिन्होंने बार बार भाजपा के शासन में संविधान पर मंडराते हुए खतरे की तरफ देश का ध्यान दिलाया था। कांग्रेस ने संविधान बचाने के मुद्दे को चुनाव में प्रमुखता से उठाया था और कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने भी जनता को यही बताया कि अगर बीजेपी को फिर से सत्ता में आने का मौका मिला और अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो फिर संविधान का बदलना तय है। विपक्ष की इस कोशिश का नतीजा क्या निकला ये आप सब जानते ही हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी तक खुद बड़ी मुश्किल से आप जानते हैं कि अपना चुनाव जीत पाए और बीजेपी को किसी तरह तीसरी बार सत्ता मिल तो गई, लेकिन तो अब उसके बाद कांग्रेस को जवाब देने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव बीजेपी ने कर लिया है। राहुल गांधी को निशाने पर लेने के साथ साथ उनकी दादी इंदिरा गांधी को निशाने पर बीजेपी ने ले लिया है। 50 साल पहले संविधान के दायरे में रहकर लगाए गए आपातकाल को बीजेपी ने इस बार शुरुआत से मुद्दा बनाया और आपातकाल की आड़ में अब कांग्रेस को ही संविधान विरोधी दिखाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी या संघ के यानी आरएसएस के भीतर जिस भी सलाहकार ने नरेंद्र मोदी को ऐसा कदम उठाने की सलाह दी है, उसने असल में मोदी के लिए बड़ा गड्ढा खोद दिया है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। मोदी के लिए ही असल में बड़ा गड्ढा खोद दिया है उनके सलाहकार ने। संविधान के लिए सम्मान या उसे बचाए या बनाए रखने की प्रतिज्ञा दिखने के 100 तरीके हो सकते थे, लेकिन संविधान के साथ हत्या जैसे शब्द को जोड़कर एक बड़ी भूल बीजेपी ने कर दी है। भारत अहिंसा परमो धर्मः के सिद्धांत पर चलता है दोस्तों। हमारा संविधान भी सबके लिए सम्मान, बराबरी, शांति और अहिंसा की बात करता है और ऐसे में संविधान हत्या दिवस की सोच और इस तरह के शब्द को गढ़कर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि संविधान का मर्म अब तक उन्होंने समझा ही नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या संविधान बचाओ के मुद्दे के बरक्स संविधान हत्या दिवस के ऐलान से बीजेपी ने अपनी लकीर को खुद ही छोटा कर दिया है। क्या मोदी एक बार फिर राहुल गांधी के आगे झुक गए हैं? और इस बात को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले आइए जरा देखते हैं राहुल गांधी का ही यह ट्वीट।
राहुल गांधी ने लिखा है, जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता को लेकर अपमानजनक भाषा का उपयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि फिलहाल भारतीय राजनीति में नैतिकता और शिष्टाचार की मिसाल कायम करते हुए वे जिस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, वहां उन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी के ट्वीट की भाषा में संविधान के लिए सम्मान को साफ महसूस किया जा सकता है, जबकि वे इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अब तक बीजेपी और स्मृति ईरानी ने किस तरह से पिछले चुनावों में अमेठी में उनकी हार पर अपमान भरी बातें कही हैं। इन्हीं चुनावों में स्मृति ईरानी जब वायनाड में बीजेपी के चुनाव के लिए पहुंची थीं, तो उनके शब्द थे कि अमेठी से भगाया है, अब वायनाड से भगाएंगे। भारतीय परंपरा किसी को भी घर से भगाने की बात नहीं करती है, बल्कि आगंतुक के साथ सम्मान से पेश आने की सीख देती है। लेकिन भारतीय परंपरा की बात करने वाली बीजेपी ने बार बार इसके विपरीत बातें की और जिस तरीके से भी मुमकिन हुआ वैसे गांधी परिवार का अपमान किया। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी पसोपेश में है कि उसका जवाब किस तरह से दे। राहुल की बात को अब अमेठी के सांसद और स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा ने भी आगे बढ़ाया है। क्या कुछ कहा है केएल शर्मा ने, आइए जरा सुन लेते हैं। कहा है कि स्मृति ईरानी और अन्य लोगों पर ट्रोल न करें, हार जीत लगी रहती है। तो सही बात किया उन्होंने, क्योंकि राहुल जी मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो उन्होंने सही बात किया और मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ कि कुछ लोग मेरे नाम से कर रहे थे, वो भी ठीक नहीं है। ये तो पॉलिटिक्स में कोई हारता है कोई जीतता है, ठीक है। ये हमारे संस्कार नहीं है ऐसे कि हम किसी के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, करना भी नहीं चाहिए। किसी भी राजनीतिक को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केएल शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा ने संस्कारों और परंपराओं की बात उठाकर यह बता दिया है कि सनातन धर्म या हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी जिस तरह बार बार भारतीय परंपराओं की दुहाई देती आई है, उसे उसका भी पूरा ज्ञान नहीं है और न ही उसे जमीनी हकीकत का पता है। और यही वजह है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव के बाद 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। केवल 2 सीटें उसके खाते में आई और 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। 11 नहीं कहें 10 सीटों पर जीत मिली है और 1 सीट जो है वो निर्दलीय के खाते में गई है। इन सीटों में उत्तराखंड की 2 सीटें भी शामिल हैं दोस्तों, यानी यूपी खासकर अयोध्या के बाद उत्तराखंड में बीजेपी को हराकर जनता ने बता दिया है कि उसे बीजेपी के एजेंडे अब रास नहीं आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस हकीकत से मुंह मोड़कर अब भी जनता के सामने बेमानी मुद्दे खड़े कर रही है। संविधान हत्या दिवस की शुरुआत ऐसी ही एक गैर जरूरी पहल है, क्योंकि अब बीजेपी की पोल इंडिया गठबंधन के नेता ही खोल रहे हैं। संविधान हत्या दिवस की घोषणा करके बीजेपी ने खुद के लिए नई मुसीबतों का रास्ता खोल लिया है, क्योंकि अब कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी को याद दिला रहे हैं कि उसके 2 कार्यकालों यानी 10 सालों के शासन में ऐसे कौन से फैसले लिए गए और किस तरह की घटनाएं हुई जिनसे संविधान की मर्यादा तार तार हुई है। वैसे बीजेपी को इतना तो याद होगा ही कि 5 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि क्या वो इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं। ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह का वीडियो देखते हुए कहा कि इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या ये रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है? बीजेपी को अदालत से लगी इस फटकार में एक बड़ी बात कही गई थी कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। इससे पहले किसी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के लिए इस तरह की अदालती टिप्पणी नहीं हुई थी। मोदी ने बीजेपी के लिए ये भी मुमकिन करके दिखा दिया। और हैरानी की बात यह है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करने वाले अनिल मसीह को मनोनीत पार्षद बनाया गया है। सवाल यह है कि क्या मसीह ने जब अदालत में अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, तो फिर उन्हें किस लिए पार्षद के पद से मनोनीत किया गया है? संविधान और लोकतंत्र के लिए बीजेपी कितना सम्मान रखती है, ये बात चंडीगढ़ चुनाव में ही साफ हो गई थी। उसके अलावा भी कई और प्रकरण, कई और मुद्दे 10 सालों में हुए जिनकी याद इंडिया गठबंधन के नेता अब दिला रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि भारत की महान जनता ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़कर अपनी आजादी और अपना संविधान हासिल किया है। जिन्होंने संविधान को बनाया, जिनकी संविधान में आस्था है, वे ही संविधान की रक्षा करेंगे।
जिन्होंने संविधान लागू होने का विरोध किया, संविधान की समीक्षा करने के लिए आयोग बनाया, संविधान खत्म करने का आह्वान किया, अपने फैसलों और कृत्यों से बार बार संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार किए, वे नकारात्मक राजनीति वाला संविधान हत्या दिवस मनाएंगे ही। इसमें आश्चर्य कैसा। और इसी तरह दोस्तों अखिलेश यादव ने भी सही सुन रहे हैं, उन्होंने भी लिखा है कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस व लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। शिवसेना सांसद उधर संजय राउत ने भी एक अहम बयान दिया है, आइए जरा सुन लेते हैं। इनके पास कोई काम बचा नहीं है। 50 साल हो गए इमरजेंसी को, लोग भूल चुके हैं। इमरजेंसी आपातकाल क्यों लगाया गया? इस देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे। रामलीला मैदान से खुला ऐलान हुआ था हमारे जवानों को, आर्मी को, कि सरकार के आदेशों का पालन मत करिए। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो, उसे अराजकता कहते हैं। तो ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी आपातकाल लगाते। ये देश की सुरक्षा का मामला था। कुछ लोग देश में बम बना रहे थे और जगह जगह पर बम विस्फोट कर रहे थे, ये सभी को मालूम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अमित शाह को आपातकाल क्या है पता नहीं, उस वक्त तो कितने साल के थे मुझे पता नहीं। जिस बाला साहब ठाकरे के आज वो गुणगान गा रहे हैं ना, वो नकली शिवसेना के साथ, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त इमरजेंसी को खुला समर्थन दिया था। खुला समर्थन, इंदिरा गांधी को खुला समर्थन दिया था, मुंबई में स्वागत किया था। उस वक्त आरएसएस ने भी समर्थन किया था। संजय राउत ने वाजपेयी जी का नाम लेकर कहा है कि वो भी होते तो इमरजेंसी लगा देते और बीजेपी को संघ का इतिहास याद दिला दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि जब मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता आदिवासियों पर पेशाब करता है, या जब यूपी के हाथरस की दलित बेटी का पुलिस जबरन अंतिम संस्कार कर देती है, तो वो संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। जब हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध घटता है और हर दिन 6 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो वो संविधान की हत्या नहीं है तो और क्या है। खड़गे ने एक अहम सवाल उठाया है कि बीजेपी आरएसएस जनसंघ ने संविधान को कभी नहीं माना। क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में संपादकीय में लिखा था कि भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यहां आरएसएस साफ तौर पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी के विरोध में और मनुस्मृति के समर्थन में नहीं खड़ी हुई। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संविधान हत्या दिवस मनाने के फैसले पर जितनी कड़ी टिप्पणियां की हैं दोस्तों, यहां उसकी एक छोटी सी झलक मैंने दिखाई है। आप खबरों में और सोशल मीडिया साइट्स पर देख सकते हैं कि किस तरह बीजेपी को उसके 10 सालों के शासन का पूरा हिसाब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने करके बता दिया है कि संविधान को बीजेपी ने कितना नुकसान पहुंचाया है। बुलडोजर न्याय, मॉब लिंचिंग और हत्या, बलात्कार के दोषियों को फूलमाला पहनाना, संसद में 150 से ज्यादा सांसदों का निलंबन, संसद के भीतर पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल, दलितों आदिवासियों के खिलाफ जाकर फैसले लेना, किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले कृषि कानूनों को थोपना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना, पैसे और धमकी देकर जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त करना और सत्ता हथियाना, नए संसद भवन का पूजा पाठ के साथ उद्घाटन और सेंगोल को रखना, न्याय की मांग करने वालों को प्रताड़ित करना, अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचलना, ऐसे अनेक उदाहरण हैं दोस्तों, जिनसे साबित होता है कि बीजेपी ने संविधान को बार बार ठेस पहुंचाई। लेकिन यह संविधान और लोकतंत्र की ताकत ही थी जो सारी बाधाओं के बावजूद जनता को उम्मीद देते रहे। इसीलिए जनता ने जब भी राहुल गांधी के हाथ में संविधान की प्रति देखी तो उसने इंडिया गठबंधन को मजबूती दी। संसद में राहुल गांधी समेत अनेक सांसदों ने संविधान हाथ में लेकर ही शपथ ली थी, आप याद कीजिए, जिससे बीजेपी इंडिया गठबंधन से और ज्यादा डरने लगी और इसी डर के कारण अब उसने संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है ताकि कांग्रेस को घेर सके। हालांकि मौजूदा राजनीतिक तस्वीर देखकर यही लगता है कि बीजेपी की यह कोशिश बेकार हो जाएगी। हिंदुत्व के बाद अब संविधान बचाने का मुद्दा भी काम नहीं आएगा। बीजेपी चाहे तो अब भी महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं के मुद्दे पर बात करना शुरू करे। शायद जनता के बीच उसकी साख इससे बच जाए।
खैर, शायर कैसर उल जाफरी ने ठीक ही फरमाया है कि लोग जंगल के दरख्तों को उठा ले गए घर, लोग जंगल के दरख्तों को उठा ले गए घर, धूप में जलते परिंदों पे नजर कौन करे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।